हेलो, नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग रोज अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। किसी कहानी, निबंध या नाटक अथवा कविता के सिलसिले में एक से अधिक वीडियोस बना रही हूँ मैं। महत्वपूर्ण गद्यांश या महत्वपूर्ण पद्यांश भाग 1, भाग 2, इस तरह से हमने तकरीबन 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट कर लिया है। इसी कड़ी में बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में फिलहाल हम लोग ऊंचाई कहानी को लेकर चल रहे हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित ये कहानी है। दाम्पत्य संबंधों के बिखराव और रिश्तों को नई रोशनी में देखने वाली कहानी है ये। पति पत्नी के संबंध या दूसरे व्यक्तिगत प्रेमिल संबंध अधिकार भावना से किस तरह से दूषित हो जाते हैं, फोड़े की तरह टीसने लगते हैं और किस तरह से जरा सी सोच का खुलापन दिखाकर बंद सोच में विचारों का रोशनदान लगाकर किस तरह हम रिश्तों को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि प्यार से निभा सकते हैं, ये हम इस कहानी में सीख सकते हैं। देखिए, रिश्तों को बचाए रखना बड़ी बात नहीं है। हालांकि यूं तो बड़ी बात है कि बहुत सारा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और यूं बड़ी बात इसलिए नहीं है कि इस देश में सदियों से, पीढ़ियों से ये होता जा रहा है। उसको दुख न हो इसलिए मैं चुप रहूं, ये काम कर देने से उसको खुशी होगी इसलिए मैं कर दूं। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढते ढूंढते दूसरों को तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड की स्थिति में पहुंचा देते हैं अपने मामले में, और खुशी देते देते हमें भी खुशी मिलती है ये हम भूल जाते हैं। जैसे गरम चपाती खाना सदियों से इस देश के मर्दों को पसंद है, तो महिलाओं ने बासी रोटी जो वो रात को नहीं खाए इसलिए सुबह खा रही हैं। ये एक अलिखित संविधान बन गया कि बचा खाना, रात की रोटी ये घर की औरतें खा लेंगी। कई बार मैं कहा करती हूँ लोगों को कि आप अपने दोनों वक्त का खाना जितना बनवाते हो खा लिया करो, वरना आप फिर दूसरे टाइम ताजा खाना खा लोगे और इनको आपने जो नहीं खाया वो खाना पड़ेगा। ये एक पक्ष की खुशी दूसरे पक्ष के लिए समझौता बन जाती है। हालांकि लगता उसको यही है कि दूसरों को खुशी देने में खुशी मिलती है। ऐसे ही आपने कोई फैसला किया, वो आपको सही लगा, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे क्योंकि इससे दूसरे को दुख होगा, तो एक प्रकार की ईमानदारी अपने लिए भी नहीं बचती, उस रिश्ते के लिए भी नहीं बचती। तो रिश्तों को बचाने में यूं तो कोई जोर नहीं आता अगर हम इसको आदत के रूप में ले लें, और यूं बहुत जोर आता है अगर हम गौर करने लगे कि कहाँ हम व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को तिलांजलि देकर उस रिश्ते को बचा रहे हैं, अपने निर्णय लेने की शक्ति को गंवाकर हम किसी रिश्ते को बचा रहे हैं। परिवारों की नींव इन्हीं अलिखित समझौतों पर टिकी हुई है। यहाँ पर शिवानी और शिशिर के बीच में वो अलिखित समझौता बिखर रहा है। समझौता यही होता है कि पति ने अपने तमाम रिश्ते उसके सामने गा दिए, बता दिए, क्योंकि वो मर्द है, क्योंकि वो पुरुष है। लेकिन पत्नी को बताना तो दूर होना भी नहीं चाहिए, है तो कतई पता नहीं चलना चाहिए। पता लगने के बाद में बहुत टाइम लगता है, और अपवाद हर रिश्ते में होता है। बड़े दिल वाले मर्द भी होते हैं, छोटे दिल वाले औरतें भी होते हैं, क्योंकि बेसिकली मामला इंसान का है। जेंडर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती भी और बहुत सारी चीजें डिपेंड नहीं भी करती। मेल प्रिविलेज के रूप में तो बहुत सारी चीजें जेंडर पे ही डिपेंड करती है। जो पुरुष होने के कारण, लड़का होने के कारण मिलती है वो तो उसी पर है। बाकी धोखा देना, समर्पण करना, ये इंसानी फितरत है, किसी में भी हो सकता है। धोखेबाज कोई भी हो सकता है और समर्पित कोई भी हो सकता है।
यहाँ पर शिवानी और शिशिर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ शिवानी को लगता है कि वो उसको प्यार तो करती है, लेकिन अपने बारे में एक फैसला वो लेने का हक रखती थी, वहीं शिशिर को लगता है कि अब वो उसकी पत्नी होने का हक खो रही है, उसने उसको धोखा दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्हीं बातों की वजह से दोनों बहुत दिन से दूर थे, दोनों में बोलचाल बंद थी। एक संवाद का पुल जो है वो दरक गया था, टूट गया था, और दोबारा दोनों मिले हैं, दोनों में बातचीत शुरू होने वाली है। हमने यहाँ छोड़ा था कि दोनों पहाड़ पर पहुंच गए हैं। शिवानी ने देखा कि उसकी छाया के पास दूसरी छाया लेटी है, और अपना नाम उसने शिशिर के होठों से निकलता सुना, शिवानी। और शिवानी ने महसूस किया कि बरसों बाद शिशिर ने उसको पूरे नाम से पुकारा है, वरना शिवानी नहीं कहता था, वो शिवू कहता था। और दोनों की बातचीत अब होगी। उसने बिना देखे ही जान लिया कि शिशिर भी उसके पास आकर बैठ गया है। धूप में पड़ती उसकी प्रति छाया के समानांतर ही एक छाया और लेट गई है, शिवानी। 8 साल बाद उसने पहली बार शिशिर के मुंह से अपना पूरा नाम सुना। उसकी दृष्टि शिशिर के चेहरे पर स्थिर हो गई। बड़े विवश से भाव से उसने दोनों हाथों को मसलते हुए कहा, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात कहाँ से शुरू करूं। सच ही तो है, जो बात समाप्त हो गई हो उसे कोई भला शुरू भी कहाँ से करे। शिशिर ने उसको देखा, उसका नाम लिया, तो शिवानी ने उसको देखा। शिशिर को जब उसने देखा तो वो बड़े विवश भाव से उसकी तरफ देख रहा था, और एक वाक्य वो बोलता है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो बात कहाँ से शुरू करे। और आगे वो कहता है, सच ये भी है कि जो बात समाप्त हो गई, जो बात खत्म हो गई, उसको शुरू करे भी तो कहाँ से। बात ही खत्म हो गई, इसने तो धोखा ही दे दिया, भरोसा ही तोड़ दिया, तो अब कोई बात ही नहीं बची, तो बात करे कहाँ से। शिवानी उसी तरह अपलक नेत्रों से उसकी ओर देखती रही, मानो विश्वास करने का प्रयत्न कर रही हो कि क्या बात सचमुच ही समाप्त हो गई। शिवानी को यह समझ में नहीं आया कि ये कह क्या रहा है। क्या आज जितनी आसानी से इसने कह दिया कि जब बात खत्म हो गई तो शुरू कहाँ से करे, क्या बात इतनी छोटी थी। 8 साल का प्रेमिल वैवाहिक जीवन, प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह पति पत्नी ने जो 8 साल बिताए थे, क्या वो एक महज वाक्य था, क्या वो महज एक बात थी, वो एक छोटा सा वाकया था जो खत्म हो गया, उसको फिर से शुरू नहीं किया जा सकता। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, यकीन करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि कोशिश भी नहीं कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि बोल क्या गया ये। देखो, उस दिन आवेश में बिना कुछ कहे मैं चला आया, और पिछले 15 दिन से मैं यहाँ एक तरह से अपने से लड़ ही रहा हूँ। कई तरह से अपने को समझाने का प्रयत्न किया, पर हर बार यही लगा कि बात जैसे बहुत बहुत आगे पहुँच चुकी है, पीछे लौटने की तो कोई भी राह अब बची नहीं। इसी बात पर आश्चर्य होता है कि अपनी छोटी से छोटी बात को भी यो निर्द्वंद भाव से मुझसे कह देने को आतुर तुम इतनी आगे बढ़ गई, और मैं जान भी नहीं पाया। शिशिर कह रहा है कि पिछले 15 दिन से वो अपने आप से लड़ रहा है। वो बिना बोले गुस्से में आ तो गया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसने वो 15 दिन बिताए कैसे और क्या क्या उसके अंदर चलता रहा। बहुत तरह से उसने अपने को समझाने की कोशिश की कि कोई नहीं, चलो हो जाता है, पर हर बार वो अपने को समझाने में नाकामयाब रहा, असफल रहा। उसको बार बार एक ही सवाल पूरे देता है कि अपनी छोटी से छोटी बात बताने के लिए वो इससे तत्पर रहती थी, निर्द्वंद भाव से, यानी कोई द्वंद नहीं होता था बताऊं कि नहीं बताऊं। हर बात, छोटी से छोटी बात जो शेयर कर लेती थी, वो इतनी आगे बढ़ गई और ये जान तक नहीं पाया। इसके शब्दों से ऐसा लग रहा है जैसे उसने अतुल के साथ में लंबे पत्र व्यवहार किए, पहले दोनों ने मिलने की योजनाएं बनाई, फिर एक दिन साजिश करके इससे छुप करके मिलने गई, और फिर इसके साथ में उसके साथ बार बार में मिलती रही, और किसी वजह से अचानक और ये शिशिर ये सब जान गया। जबकि हकीकत ये थी कि जब वो अपने बेटे को घुमाने गई थी तो वो शिशिर को मिस कर रही थी, उदास थी, मूड खराब था,
और सोच लिया था कि बच्चे को लेके कल ही लौट जाएगी और 1 महीना तीनों साथ रहेंगे। अचानक वहां उसको अतुल मिलता है, अचानक दोनों की बातचीत होती है और अचानक ही उसको महसूस होता है कि उसने तो एक जिंदगी जी ली और ऐसी जिंदगी जी है जिस पर वो खुश हो सकती है, इतरा सकती है, घमंड कर सकती है, गुमान कर सकती है और आगे भी जी के खत्म नहीं किए। जब तक जिंदा रहेगी वो एक खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए आशान्वित है। अच्छा परिवार है, पति है, बच्चे हैं, लेकिन जिसके साथ उसका ऐसा आत्मीय संबंध था वो उसका प्रेमी, पूर्व प्रेमी आप कह सकते हैं, पूर्व प्रेमी जैसा कोई शब्द मुझे लगता नहीं लेकिन ठीक है, वो वही खड़ा है। भले ही उन दोनों में कोई करार नहीं हुआ हो, भले ही वो दोनों अलग मोड़ पे अलग अलग हुए हो, लेकिन वो आगे तो नहीं बढ़ पाया। एक ग्लानि का भाव, एक अपराध बोध का भाव इसके कलेजे को सानने लगा और इसने उस ग्लानि को, अपराध बोध को मिटाने के लिए उसको 2 पल का वो प्यार देना चाहा जो वो चाहती तो शिशिर से मिलने के पहले दे सकती थी और शिशिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। विवाह पूर्व वो उससे वो संबंध बना सकती थी जिसके बाद में शिशिर को बताती या नहीं बताती, शिशिर का उस पर कोई अख्तियार नहीं रहता। लेकिन वैसा कुछ पूर्व में नहीं हुआ था और अब वो किसी की पत्नी है और किसी भी प्रकार के संबंध के लिए वो अपने को स्वतंत्र मानती है कि वो एक अलग रिश्ता है और इसको मुझे इस अकेलेपन की खाई से बाहर निकालना है, इसको आशा देनी है, उम्मीद देनी है, क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा था क्या तुम किसी से विवाह कर सकता, घर बसा सकता है, हंस भी सकता है। उसकी वो हंसी तक खो गई थी जो हंसी इसके साथ में हंसा था वो। तो यहाँ कोई षड्यंत्र नहीं था, लंबी योजनाएं नहीं थी, लेकिन शिशिर कह ऐसे गया कि तुमने बड़ी छोटी छोटी बात छुपाई और इतनी बड़ी बात मुझसे, छोटी छोटी बात बताई और इतनी बड़ी बात छुपा गई। एकाएक ही शिशिर का स्वर भीग उठा। लेकिन देखिए शिशिर को अगर आम भारतीय मर्द माने तो अपनी जगह वो सही था। इतना ही रोना, इतना ही श्यापा, इतना ही नाटक आदमी करते हैं कि हाय जैसे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ किसी को एक अंग काट कर तुम दे आई। जबकि पता नहीं चले तो चाहे आप बार बार धोखा देते रहो, धोखा हाँ वही देते रहो, चाहे उसकी अनुपस्थिति में कुछ भी करते रहो, पता नहीं है ना, तो गलत फहमियां बड़ी गृहस्थियां बचाती रहती है। ऊंचाई कहानी के पहले भी मैंने फांसी कहानी पढ़ाई थी तो मैंने एक पिक्चर का जिक्र किया था आपके सामने, माई वाइफ्स मर्डर। पत्नी को शक है कि उसके पति के नाजायज संबंध है और वो संबंध होते नहीं है, तो उन संबंधों की परिणति के तौर पे क्या होता है, वो लेट से घर आता है तो पत्नी रोज ताने देती है, रोज लड़ाई करती है, एक दिन गुस्से में वो उसको धक्का देता है और धक्का अचानक से लगता है तो उसका सिर बेड से टकराता है, बेड का कोना उस औरत के सिर में चुभ जाता है, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एक सुखी गृहस्थी बिगड़ जाती है, आदमी जेल चला जाता है। उसी की जगह अगर पति के संबंध होते लेकिन पत्नी मानती कि मेरा पति तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो उनकी गृहस्थी जीवन भर चल सकती थी। वो चाहे लाख घटिया इंसान होता, लाख व्यभिचारी, व्यसनी, वासना का कीड़ा भी होता, लेकिन वो उसको सदगृहस्थ मानती, अच्छा पति मानती तो चल सकती थी। यहाँ पर अगर शिवानी के प्रति वो इस तरीके का बिहेव नहीं करे, कंधे झटकाने जैसे सोच ले कि हाँ हम अपने हिस्से की बहुत सी चीजें दूसरों को उनकी खुशी के लिए दे देते हैं ना, तो शरीर भी तो नश्वर ही है, जला ही देंगे, दफना ही देंगे। अज्ञात मौत हो गई एक्सीडेंट में कहीं तो कुचले ही जाएंगे, कीड़े मकोड़े ही खाएंगे, जंगली जानवर खा लेंगे, क्या होना है इस शरीर का। अगर एक पल की खुशी किसी को दे दी गई और उसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई बलात्कार नहीं था, कोई रेप नहीं था, कोई किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं थी, नहीं तो आप तो ऐसे तो उसके लिए भी सोच सकते हैं कि जबरदस्ती भी होगी तो क्या हुआ, आप संतोष कर लो, आपके शरीर के साथ ही तो हुआ है। वो अन्याय है, वो गलत है, वो शोषण है, अपराध है। लेकिन जब दो वयस्क लोग आपस में एक दूसरे को समझने के लिए कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रजामंदी है, तो वहां पर आप अपने शरीर को माध्यम मान सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि आपने किसी के लिए कुछ कर दिया। लेकिन खैर इतना सोचने के लिए बहुत ऊंचा दिमाग चाहिए और कहानी का नाम इसीलिए ऊंचाई है। शरीर से ऊपर उठ के भी कुछ सोचा जा सकता है, शरीर से आगे भी कोई चीज है। शिशिर अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन शिवानी समझाने की कोशिश में, क्योंकि शिवानी उस जगह पे पहुंची हुई है, उसने पति के ऐसे सब संबंधों को
माफ कर दिया। सब बताया था शिशिर ने, लेकिन इसने कभी भी बड़ा नहीं समझा कि अभी फिलहाल मेरे पास है, जो भी हुआ होगा हो गया होगा। वो एक शेर है ना, जब भी लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हट जाएगी। कहीं भी चले जाइए आप, लौट के आ गए ना पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से 100%, तो बस बात खत्म। ये लौट के तो 100% ही आई है। अपने शरीर का, अपने मन का कोई हिस्सा अतुल के पास छोड़ के नहीं आई ना। अब कभी सोचती कि काश हम दोबारा मिले, बल्कि ये स्थिति होगी ऐसा सोचती तो वो अतुल को शायद नहीं, यकीनन कोई प्यार नहीं देती, कोई नजदीक आने नहीं देती, उसके जाती नहीं। अगर उसको पता होता कि शिशिर के ये स्थिति हो जाएगी, उसका दिल इतना दुख जाएगा। एक ही बार में ये बात करते करते शिशिर का स्वर भीग गया। दोहरी चोट तुमने मुझ पर की, एक और बेवफाई तो दूसरी ओर धोखा छल। ये बोल करके उसकी आंखें भर आई कि तुमने दोहरी चोट की, एक तो धोखा दिया और दूसरा छल किया। उसकी बात को बीच में काटकर शिवानी कहती है, तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर सकती हूँ, मैं तुम्हें छल सकती हूँ? बीच में ही बात काटकर शिवानी ने पूछा। उसकी आंखों की कोर नम हो उठी थी। खुद को धोखेबाज और छल करने वाली औरत सुनकर के शिवानी का स्वर भीग गया और उसने पूछा कि क्या शिशिर यकीन कर सकता है कि शिवानी ने उसको धोखा दिया, वो उसके साथ छल कर सकती है? किस आधार पर अविश्वास करूं? कौन सा कारण है जो विश्वास ना करूं? तुम अपना शरीर तक एक पुरुष को दे आई और कैसे इतनी बड़ी बात को पचाकर बड़े स्वाभाविक ढंग से चल पड़ी। कहता है कैसे मैं विश्वास नहीं करूं कि तुमने मुझे धोखा दिया, कैसे मैं इस बात पर अविश्वास कर दूं कि तुमने मुझसे छल किया। तुम अपना शरीर तक तो एक पुरुष को दे आई और बड़े स्वाभाविक ढंग से लौट कर वापस मेरे पास आ गई। आवेश में शिशिर की मुट्ठियां भिज गई, पर स्वर उसका एकदम निर्जीव था। शब्द जैसे उसके गले से निकल ही नहीं रहे थे। आवेश में उसकी मुट्ठियां भिज गई कि मैं कैसे यकीन करूं? तुम एक पुरुष को शरीर तक दे आई और मेरे पास ऐसे आ गई, बिल्कुल निश्चित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने ये बोलते टाइम मुट्ठियां तो जरूर भींच ली, लेकिन उसकी आवाज एकदम निर्जीव, मरे हुए आदमी की तरह से, जैसे आवाज गले से आ ही नहीं रही। मुट्ठियां तो भींच गई और कैसे यकीन कर लूं? ये कर दिया तुमने। शरीर देने के बाद औरत के लिए अस्वाभाविक हो जाना क्या अनिवार्य ही है? इस सवाल को दोहराइएगा, बड़ा मौजूद सवाल है आज के वक्त के लिए। स्त्री और पुरुष शरीर से अलग एक अस्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, दोनों की आपसी रजामंदी और आपसी रिश्तों के अलावा भी दोनों की एक लाइफ होती है। और औरत ने अगर किसी के साथ अपना शरीर शेयर कर लिया तो क्या उसके बाद वो अप्रासंगिक हो जाती है? उसको दायरे से हट जाना चाहिए, सीन से गायब हो जाना चाहिए? ये सवाल शिवानी ने किया है कि शरीर देने के बाद औरत के लिए अस्वाभाविक हो जाना क्या अनिवार्य ही? और छिपाने के पीछे भी तुम्हें धोखा देने या छलने का उद्देश्य कतई नहीं था। ये जो मैंने छिपाया उसके पीछे तुमको धोखा देने का, तुमको छलने का उद्देश्य नहीं था। सिर्फ इसलिए छिपाया था कि तुमसे सहा नहीं जाता, तुम बहुत कष्ट पाते। अतुल के पत्रों से ही तुम कहीं कचोट सा अनुभव करते थे और छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम सह नहीं पाते। तुमको अतुल के नाम से भी कचोट उठती थी, उसकी चिट्ठी सामान्य रूप में भी आती थी तो तुमको तुम्हारा चेहरा देखा है मैंने, तो फिर अगर तुम्हें ये बात पता चल जाती तो तुम्हें दुख होता। आप इस बात को किस तरह समझेंगे पता नहीं, लेकिन कई बार कई लोग होते हैं, मेरा एक स्टूडेंट है वो स्मोकिंग करता है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा समझदार है, सुलझा हुआ है। उसको इस बात का दुख है कि वो अपने फैमिली वालों से बात शेयर नहीं कर पाता कि वो स्मोकिंग करता है। वो डरपोक है इसलिए ऐसा नहीं करता, वो झूठा इसलिए नहीं ऐसा नहीं करता। वो बोलता है कि मुझे पता है कि जिस दिन पता चलेगा उस दिन ये लोग रोएंगे, दुखी होंगे और सोचेंगे कि मैं कैसा निकल गया, मैं कितना नालायक हूं, मैं दिखता तो ऐसा नहीं हूं। तो ये मेरे सच को जानने के बाद में जो इनका रिएक्शन होगा ना, वो मुझे इतना उदास करेगा कि मैं न झूठ बोलता हूं न सच बोलता हूं, दोनों से बचता हूं। मतलब पूछा नहीं इसलिए बताया नहीं, तो झूठ भी कहां बोला, और सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं बोला।
सच सच में उनके लिए होता है जो उसको सुनने की शक्ति रखते हैं, जो सह सके। जो शक्ति नहीं रखते, जो सहन नहीं कर सकते, उनके सामने आप सच गा के भी क्या करेंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो यही कहती है कि जब अतुल की चिट्ठी से शिशिर को माथे पे त्योरियां चढ़ाए देखा है, तो अगर ये बात पता लगती तो कितना दुखी होता, इसलिए नहीं बताया। छुपाने के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं था, अनइंटेंशनली भी चीजें छुपानी पड़ती है कई बार। पर मुझे कष्ट हो या जिसे मैं सहन न कर पाऊं, ऐसा काम ही तुमने क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा काम कि जब तुमको पता था कि तुम मुझे कष्ट नहीं देना चाहती, तो जिस काम से मुझे कष्ट हो वो काम करना ही क्यों? जिस काम से मुझे दुख हो जाए ऐसा कोई काम तुम करो ही क्यों? ऐसा कहना आसान है, लेकिन जब इसको हम जीकर देखने की कोशिश करें तो ऐसे बहुत से काम है जिससे दूसरे को कष्ट होगा। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिसके हेयर कट को देखकर भी पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। के बाल कटा काहे गए, नहीं 50 रुपया दिया हो। मैंने देखा है एक लड़के ने बाल अपनी पसंद के कटा लिए तो कुछ दिन तक वो तौलिया लपेटे घूमता रहा, चोरों की तरह घूमता रहा। पापा के सामने आने से बचता था, आगे पीछे देख के घर में घुसता था। आने और जाने की एंट्री का टाइम बदल गया, सिर्फ इसलिए कि पिताजी को पसंद नहीं है उस तरीके की कटिंग उसने करा ली। या जींस इतनी छोटी क्यों पहनता है, शर्ट इतनी छोटी क्यों है, भिड़ी हुई क्यों है, ऐसी टाइट फिटिंग क्यों करा ली। बच्चे खरीद के कपड़े माँ बाप के दिए हुए को और टेलर के यहाँ से कटवा लेते हैं, छोटे करा लेते हैं, अंकल लेंथ करवा लेते हैं, और कई नहीं करवाते कि इससे इनको खुश होंगे, इससे इनको ठीक लगेगा। तो हमारी या दूसरों की खुशी ना खुशी का पूरा ठेका हम लेने लगे तो हम तो जी नहीं सकते। क्योंकि किसी दिन हो सकता है कि आपके खांसने से किसी को डिस्टर्बेंस हो जाए कि इस तरह क्यों खांस रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि तुमने ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए लाइफ में कभी, जो मुझे बुरा लगे, मुझे खराब लगे, तो तुमने किया ही क्यों? ऊपर हवा ज्यादा ठंडी थी, इसलिए चढ़ाई के कारण जो पसीना चेहरे पर चमक आया था वह सूख गया और शरीर की गर्मी भी हवा की ठंडक के साथ बह गई। बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ के दोनों पहुंचे थे तो बहुत पसीना आया था, लेकिन ऊपर जितना चढ़ते जाओ हवा ठंडी होती जाएगी। तो ऊपर पहाड़ पे पहुंचने के बाद में ठंडी हवा से उनका पसीना भी सूख गया और शरीर में जो गर्मी थी वो भी वातावरण की ठंडक के साथ घुलकर ठंडी हो गई, बह गई। शॉल को अपने चारों ओर अच्छी तरह लपेटते हुए शिवानी ने धीरे से कहा, जैसी स्थिति थी उसमें लगा कि यदि यह नहीं करूंगी तो मुझे बहुत कष्ट होगा। शॉल को लपेट लिया, सर्दी लग रही थी, लेकिन धीरे से देखिए जो जवाब शिवानी ने दिया है मैं दोबारा पढ़ूंगी और आप सुनिए क्या कहती है कि उस समय जैसी स्थिति थी उसमें मुझे लगा कि यदि यह नहीं करूंगी तो मुझे बहुत कष्ट होगा। जो हम मिले थे, जितना मैंने अतुल को जाना, जैसा मैंने उसका घर देखा और जिंदगी देखी, उस समय मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और उस समय मैं ये नहीं करती तो मुझे पक्का पता था कि मैं कष्ट पाऊंगी, मुझे दुख होगा। मैं जीवन भर पश्चाताप नहीं करना चाहती थी कि काश उस दिन अतुल को 2 मिनट दे दिए होते। अपना दायित्व पूरा न कर पाने के कारण शायद मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। एक दायित्व, एक जिम्मेदारी की तरह अतुल को प्यार दिया था कि इसको मुझे मुस्कुराते देखना है, और वो मुस्कुराना अपनी प्रेमिका के साथ बिताए लम्हों से ज्यादा किसी और चीज से नहीं आ सकता। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उस समय मैं उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान नहीं ला पाती, 2 पल अपने प्यार की बारिश उस पर नहीं करती, तो मैं शायद बार बार पछताती, तुम्हारे पास होके भी नहीं होती। वो कर दिया, मन को तसल्ली हो गई, तो तुम्हारे पास 100% तुम्हारी होकर लौट आई। विश्वास करो शिशु, जो कुछ भी किया तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, अपने को कष्ट से बचाने के लिए किया। काश कहानीकार की बात आप तक पहुंचे कि उसने अपने पति को कष्ट देने के लिए नहीं किया, अपने को कष्ट से बचाने के लिए किया। उसके अंदर जो ग्लानि का भाव था, जो पत्थर उसके सीने पर रखा गया था कि वो तो सुखी है, उसके पास पति है, बच्चे हैं, इस सुख से जो उसको दुख हो रहा था कि अतुल आज भी अकेला है, उस दुख से बचने के लिए
एक चोर फैसला, एक प्रकार का शातिर फैसला था कि मैं इसको प्यार देके मैं फ्री हो जाऊं, फारिग हो जाऊं, कि मैंने अपनी तरफ से उसको खुशी दे दी, फिर शायद वो जीवन की तरफ मुड़ के देख सके। अपने को कष्ट से बचाने के लिए किया था। और तुम्हें कष्ट ना हो इसलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं। विश्वासघात की बात तो मेरे मन में थी भी नहीं, और तुमको कष्ट नहीं हो इसलिए मैंने नहीं बताया। और विश्वासघात की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे मन में थी भी नहीं। जब मैंने ये किया था कहीं पर भी ये नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा हूं। अपने को दोषी की जगह से बरी कर रही थी बस। अपनी हर बात को बड़े कौशल से जस्टिफाई करने से ही कोई गलत बात सही नहीं हो जाती शिवानी। लेकिन अतुल की बात पर ये शिशिर अभी भी टिका हुआ है, अपनी बात से हट ही नहीं रहा है। कह रहा है कि अपनी बात को बहुत तरीके से, बहुत सही शब्दों में अगर कोई जस्टिफाई कर दे, अपनी बात की वकालत कर दे, तो भी गलत बात गलत ही रहेगी, गलत बात सही नहीं हो जाएगी। फिर आरी की तरफ फंसी हुई दोनों हाथों की उंगलियों को झटके से, आरी की तरह दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे जकड़ी हुई थी, उनको अलग करते हुए, झटके से अलग करते हुए सारी बात को समाप्त करने के अंदाज में उसने कहा, जैसे सारी बात खत्म कर रहा हो, फैसला दे रहा हो। उसने कहा, कष्ट से बचाया इसके लिए शुक्रगुजार हूं और सोचता हूं इस पर अब अधिक बहस न करके तुम्हें हमेशा के लिए अपने से मुक्त ही कर दूं। तुमने मुझे कष्ट से बचाया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। इस पर अब अधिक बहस न करके तुम्हें हमेशा के लिए अपने से मुक्त ही कर दूं। अब मैं इसमें ज्यादा बहस नहीं करके और तुमको इससे मुक्त कर देता हूँ। यूं यह बात मैं तुम्हें लिखकर भी बतला सकता था। तुमको मैं अपने से आजाद करता हूँ, इस रिश्ते से आजाद करता हूँ, यही सोचता हूँ कि चलो कष्ट से बचाए, बहुत अच्छा। और मैं ये बात तुमको लिख के भी बता सकता था, पर जाने क्यों लगा कि जिस तरह विवाह के लिए दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, वैसे ही विच्छेद के समय भी दोनों को ही उपस्थित रहना चाहिए। कहता है कि लेकिन जिस तरह विवाह के लिए दो लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, उसी तरह विवाह विच्छेद के लिए भी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। आमने सामने बैठ करके बात करेंगे। जब ब्याह किया था तो दोनों साथ थे, तो विच्छेद होगा तब भी दोनों साथ होने चाहिए। इसलिए मैंने तुमसे मिलकर बात करने की सोची। आंसुओं को आंखों में ही पीने का भरसक प्रयत्न करते हुए उसने सीधी नजरों से शिवानी को देखा। शायद वह अपनी बात की प्रतिक्रिया उसके चेहरे पर देखना चाहता था, पर पानी की हल्की सी परत के पार दिखते शिवानी के नक्श बहुत धुंधले हो उठे थे। कहते कहते शिशिर की आंखों में भी पानी आ गया और उसने उन आंसुओं को पीने की कोशिश करते हुए शिवानी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की कि वो क्या प्रतिक्रिया करती है विवाह विच्छेद की बात पे, उसको कैसा लगता है। लेकिन जब आंखों में पानी आ जाता है तो वह पर्दा सा तन जाता है और शिवानी के नक्श उस वजह से उसको धुंधले दिखाई दे रहे थे। शिवानी के कान एक मर्म विदारक सिसकी सुनने के लिए, शिशिर के कान एक मर्म विदारक सिसकी सुनने के लिए और उसकी बाहें शिवानी की निर्जीव देह को संभालने के लिए अधीर सी हो उठी थी। देखिए, शिवानी से इसको उतना शिकायत उतनी नहीं होती। अगर शिवानी माफी मांग के इसके कंधे पे सिर रख के रो लेती कि शिशिर मुझे माफ कर दो, शिशिर में बह गई थी, शिशिर में बह गई थी, उस पल में मुझे नहीं पता चला। इसका मन अपने अहम को खुराक देने के लिए तड़प रहा है। जब इसने ये बात कह दी कि विवाह दो लोगों के बीच होता है तो टूटना भी दोनों के उपस्थिति में ही चाहिए, तो ये चाहता था कि शिवानी सिसके रोए, शिशिर के कान शिवानी की सिसकी सुनने के लिए तड़प उठे और इसकी बाहें एकदम से तत्पर हो गई कि अब शिवानी का चेहरा मेरे कंधे पे आया कि तब आया और मैं उसको संभाल लूंगा, उसको चुप करा लूंगा। पर वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न शिवानी रोई, न कटे पेड़ की तरह उसकी बाहों में आ गिरी। न तो शिवानी बहुत तेज तेज रोई, न कटे पेड़ की तरह उसकी बाहों में आ गिरी। शिवानी ने बहुत सोचा था इन सब में। शिवानी को यह तो पता था कि शिशिर दुखी है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि वो माफी किस लिए मांगे। क्या अपने ऊपर उसका अधिकार नहीं है?
क्या विवाह का मतलब उसने खुद को बेच दिया? उसने बिना पलक उठाए केवल इतना ही कहा, यदि हमारे संबंधों का आधार इतना छिछला है, इतना कमजोर है कि एक हल्के से झटके को भी संभाल नहीं सकता, तो सचमुच उसे टूट ही जाना चाहिए। अपना ऐसा निर्जीव और भावहीन स्वर उसके अपने लिए भी अपरिचित था। एकदम निर्जीव स्वर में वो टूट गई, वो खत्म हो गई। उसने शिशिर की इस बात के बारे में नहीं सोचा था कि शिशिर ये कहने के लिए उसको इतनी दूर बुला रहा है। वो एक बात बोलती है, बिना रोए कटे पेड़ की तरह धड़ाम से उसकी बाहों में जाके उसमें निढाल होकर पड़ने के बजाय बिना पलक उठाए एकदम धीरे से कहती है कि यदि हमारे संबंधों का आधार इतना छिछला है, इतना कमजोर है कि एक हल्के से झटके को भी संभाल नहीं सकता, तो सचमुच उसे टूट ही जाना चाहिए। लंबा वैवाहिक जीवन मजबूत संबंधों का आधार लगता था इसको। कहती है जब इतने बड़े वैवाहिक, इतने प्रेम संबंध के बाद भी एक छोटे से झटके को, एक छोटी सी चोट को हमारा संबंध नहीं संभाल सकता, तो फिर ऐसे संबंध का टूट जाना ही ठीक है। लेकिन बोलते टाइम जिस आवाज में बोला था उसने, वो आवाज उसके अपने लिए भी अपरिचित थी। कभी अपनी उतनी अजनबी आवाज उसने सुनी नहीं थी। उसने आंखें जरूर उठाई पर शिशिर की ओर नहीं देखा, बस यूं ही निरुद्देश्य सी आसमान की ओर देखती रही। आंखें झुकाए हुए उसने बात कही थी कि जो संबंध इतना छिछला है कि एक चोट नहीं सह सके गृहस्थी में, तो फिर उस संबंध को मैं बचाने के लिए क्या गिड़गिड़ाऊंगी। नीची नजरें करके बोलती और बाद में नजरें उठाई भी तो डायरेक्ट शिशिर को नहीं देखा, बस आसमान की तरफ देखती रही। आगे शिशिर का जवाब क्या होगा, इन दोनों की क्या बातचीत होगी, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। फिर वही कहूंगी कि देखते रहिए, बने रहिए, सिलेबस से जुड़े रहिए। हैव ए नाइस डे।